दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार सा लेक्चर है आज हमारा 354 नंबर का लेक्चर है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा ये 331 नंबर से दोस्तों हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था। इस तरह से आज हमारा 24 नंबर का लेक्चर है, 24वां लेक्चर है। आज की क्लास जो बच्चे देखेंगे उन्हें 10,620 सवाल उनके तैयार हो जाएंगे बहुत जल्द। दोस्तों एक अच्छा आंकड़ा हमारे पास होने वाला 11,000 सवाल। हाँ, 11,000 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है यह दोस्तों गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में स्पेशली आज हम गंगा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम गंगा की जो सहायक नदियां हैं या गंगा के अपवाद क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं उनसे संबंधित सवाल भी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया था। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखा, एक बार आप पीछे के वीडियोस देखेंगे तो तैयारी करने का मजा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किएंगे। फाउंडेशन एक ऐसा बैच है जो आपका आधार मजबूत कर देगा। आपको बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। एक बार आप विषय को पढ़िए, उसमें इतना जो है अथाह गहराई से पढ़ लीजिए कि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। बाद में आपको बार बार बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच हमने बनाया है। यदि आपको नितिन सर की बातों पर भरोसा है तो आइए, आपका स्वागत है इस बैच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग किया, लेकिन इन सवालों का जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है यानी आपकी तैयारी भैया कहीं ना कहीं अधूरी है। उस तैयारी को और मजबूत करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर यह किस नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर देखिए, दो मंदिर है, एक केदारनाथ मंदिर, एक बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, तो दोनों के दोनों दोस्तों उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित हैं, बट दोनों अलग अलग पहाड़ी पर है। ये जो बद्रीनाथ मंदिर है ये किसे समर्पित है दोस्तों, किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। किसे? भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। अब सवाल आता है ये किस नदी के तट पर है दोस्तों। आपसे सवाल ये पूछा है कि किस नदी के तट पर यह स्थित है, तो बताइएगा दोस्तों अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, कैसे याद किया जाए, बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, आपने नारद जी को देखा होगा, हमेशा विष्णु जी से मिलने जाते हैं, नारायण नारायण अलक निरंजन। तो अलक निरंजन दोस्तों वहां से कनेक्ट करके याद रखेगा। अलक निरंजन, अलग से अलकनंदा याद रखेगा, उसके किनारे पर यह बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। इसी तरह आपके मन में अगला सवाल आ रहा है कि सर केदारनाथ कहां पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर। ठीक है, तभी बताऊंगा आगे मैं मंदाकिनी नदी के बारे में। ठीक है, तो वहां पे आपको पूरी कहानी मैं समझाऊंगा। अभी बद्रीनाथ के बारे में पढ़ लीजिए। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे पूछ सकता है कि अगर बात अलकनंदा की आई गई है तो बताइए अलकनंदा का उद्गम कहाँ से? ये भी पूछ सकता है ना। तो याद रखिएगा, इसका उद्गम है बद्रिकाश्रम। कहां पर? बद्रिकाश्रम। ये बद्रीनाथ मंदिर के निकट ही पड़ता है। बद्रिकाश्रम के निकट दोस्तों यह नदी प्रवाहित होती है, यहां से निकलती, यही इसका उद्गम स्थल है। कभी कभी एक ऑप्शन और भी देता परीक्षा में, इसी बद्रिकाश्रम के पास में सतोपथ हिमनद है। उसका नाम क्या है? सतोपथ हिमनद। ठीक है, ग्लेशियर है दोस्तों। कई बार आता है कि इस ग्लेशियर से निकली है, तो हो सकता है आपसे लोकेशन पूछ ले, स्थान पूछ ले, या हो सकता है आपसे ग्लेशियर का नाम पूछ दे। तो दोनों ही चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब इससे ज्यादा कभी भी कोई सवाल बनने वाला नहीं है। बस मेरे क्लास में चाहे आप कमी कर लीजिए चाहे बेहतर कह लीजिए, मैं यहाँ 4 ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, 4 ऑप्शन देता तो उससे आपका क्या बन जाता, बिगड़ जाता। भाई हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो आप सवालों को देखिए और इसी तरह से आपको पीछे के 353 लेक्चर दिए गए, आप पूरा जाके वीडियो देखेंगे तो मजा खूब आएगा। अगला सवाल है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम कहां पर है? ठीक है, ये जो भागीरथी नदी दोस्तों आगे चल के इसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। जो आप गंगा नदी कहते हैं, गंगा नदी पूर्व में किस रूप में थी? भागीरथी के रूप में थी। और कई बार हम पढ़ते हैं कि गंगा का उद्गम गोमुख है। नहीं, गंगा का उद्गम गोमुख नहीं है। ये जो भागीरथी है दोस्तों, इसका उद्गम कहां पर है? इसका उद्गम है दोस्तों गोमुख। क्या है? गोमुख, जो कि पड़ता है गंगोत्री में। कहां पड़ता है? गंगोत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा गंगोत्री से गंगा जी नहीं निकलती हैं, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है।
आगे चल के दोस्तों भागीरथी से अलकनंदा आकर मिल जाती है। ये वो अलकनंदा है जो बद्रिकाश्रम से निकलती है या सतोपथ नाम के एक हिमानी से हिमनद से निकलती है, ठीक है। और इन दोनों का जो संगम है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग दोस्तों ये कहां पर स्थित है, याद रखेंगे, यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड जो राज्य है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई दोस्तों, उत्तराखंड की स्थापना तो 36 उत्तर झार, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और किस जिले में पड़ता है दोस्तों ये देवप्रयाग, तो याद रखेगा टिहरी गढ़वाल जिला। कौन सा, टिहरी गढ़वाल जिले में यह देवप्रयाग स्थित है। यह लाइन भी आप याद रखेंगे, हो सकता है ये भी आपसे पूछ दे, तो इससे ज्यादा सवाल बनने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पहले इसे उत्तराखंड नहीं कहा जाता था। जब यह अलग हुआ था उस समय इसे उत्तरांचल बुलाया जाता था। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया, 2009 में चल के किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर इसका निर्माण किया गया था, ये भी सवाल याद रखेगा। अगला सवाल है कि एक स्थान है दोस्तों रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम, आपको ये बताना है। चलिए मुझे पहले ये बताइए कि रुद्र मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे रुद्र दोस्तों ये शिव को कहा जाता है, ठीक है। शिव का रूप ही दोस्तों रुद्र स्वरूप हम देखते हैं, तो रुद्र जहां पर आता है इसका तात्पर्य आप शिव समझते हैं, तो उसी से आपको जोड़ के इसका संगम भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जितनी भी नदियों का संगम है वहां पर एक चीज कॉमन है, आप उठा के देखिएगा 5 प्रयाग आपको मिलेंगे। जैसे अभी आप यहां पढ़ रहे हैं ना, ये देव प्रयाग, फिर पढ़ेंगे विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो ये जितने भी प्रयाग हैं वहां पर किन्हीं किन्हीं नदियों का संगम है, और एक नदी वहां पर कॉमन है, वो है अलकनंदा। अलकनंदा ही जाकर सबसे मिलती है। अब देखिए यहां अलकनंदा आके भागीरथी से मिली, यहां पर जो अलकनंदा है ये आके मंदाकिनी से मिलेगी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी एवं कौन सी नदी दोस्तों, मंदाकिनी नदी। कौन सी, मंदाकिनी नदी, याद रखेंगे। इन दोनों का जो संगम है, ठीक है, वो क्या कहलाता दोस्तों, वो कहां पर स्थित है, वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये कॉमन सी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं यहां बताना भूल गया, ये जो भागीरथी है ना, इसे पुराणों में किरात नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता दोस्तों किरात नदी किसे कहते हैं, तो किरात कोई दूसरी नदी नहीं है, ये भागीरथी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। अलकनंदा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मंदाकिनी के बारे में दोस्तों आप याद रखेगा, मंदाकिनी जो नदी है इसका उद्गम कहां से है, तो इसका उद्गम केदारनाथ में स्थित, केदारनाथ यहीं पर दोस्तों त्रासदी आया था, ठीक है। केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ जो मंदिर है यहीं पर दोस्तों एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है। क्या है दोस्तों, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। इसी चोराबाड़ी ग्लेशियर से इसका उद्गम है, किसका, मंदाकिनी नदी का। किसका उद्गम है, मंदाकिनी का। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बार बार कहा कि आपने चाहे ज्योग्राफी जहां से पढ़ा हो, लेकिन हमारे सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है यानी आप इस चैप्टर में कमजोर हैं, बस इतना मान के चलिए, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कर्णप्रयाग, ठीक है। कौन सा प्रयाग, कर्णप्रयाग। अभी इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा रुद्र, एक एक चीज के बारे में देखिए। हमने सबसे पहले पढ़ा देवप्रयाग के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, देवप्रयाग के बारे में पढ़ा। तो देवता किसे बोलते हैं, जहां पर भागीरथी की बात आएगी, ठीक है। तो यहां पर ऊपर लिखता हूं पहले वो, ठीक है, ऊपर लिखता हूं अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा कॉमन है, ठीक है। तो अलकनंदा जाकर मिलती किससे दोस्तों, भागीरथी से, तो यहां पर क्या बनता है, देवप्रयाग। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों रुद्रप्रयाग। क्या पढ़ा, रुद्रप्रयाग में क्या होता है दोस्तों, यहां पुनः यही अलकनंदा नदी किससे आकर मिल जाती है दोस्तों, मंदाकिनी से आकर मिलती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी, इसी के तट पर केदारनाथ मंदिर है और अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से जो कर्णप्रयाग है, यहां पर यही अलकनंदा एवं पिंडार नदी, एक नदी है दोस्तों, उसका नाम है पिंडार नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती तो वहां कर्णप्रयाग बनता है, ठीक है। और ये पिंडार नदी, इसका नाम क्यों पड़ा मैं बता दूं, ठीक है। तो यहां पर पिंडार नाम का एक ग्लेशियर है, ठीक है। इसका उद्गम दोस्तों पिंडार नाम के ग्लेशियर से हुआ है, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, पिंडार नदी रख दिया गया, ठीक है। दोस्तों आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा या एक मूवी देखा होगा, सलमान खान की मूवी है वीर, देखा होगा ना। उसमें सलमान खान जो है पिंडारियों
की तरफ से दोस्तों सलमान खान को प्रेजेंट किया गया। पिंडारी माना जाता है कि बहुत ये मराठे थे, लेकिन दोस्तों ये अंग्रेजों से बगावत किए हुए थे, ठीक है, और बहुत लंबी लड़ाइयां इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ी हुई थी, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े धीर वीर, बड़े पराक्रमी योद्धा थे ये पिंडारी। हालांकि इतिहास में इन्हें लुटेरा दिखाया गया है, लेकिन जब इतिहास की किताबों को आप और ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, लुटेरे नहीं थे, ठीक है। ऐसे तो आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको आप देशद्रोही बताएंगे अगर किताबों की देखा जाए, क्योंकि इतिहास अंग्रेजों के हाथों में था, तो उनके नजर में तो ये लोग देशद्रोही थे ना, लेकिन हमारी नजर में दोस्तों ये राष्ट्रप्रेमी लोग हैं। तो अंतर है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान में रखें। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि पिंडार बड़े योद्धा थे, उसी तरह से कर्ण, महाभारत वाला कर्ण वो भी योद्धा है। तो शब्दों को कनेक्ट करिए, जोड़ेंगे नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा, भूल भी सकते हैं। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप न भूलें, इस चीज को आपको बताते चलूं, ठीक है। तो कम से कम इतनी बात दोस्तों यहां पे आपको याद रखना है। अगला सवाल दे रहा है कि अलकनंदा जब आके धौली गंगा से मिलती है तब दोस्तों ये, अच्छा, धौली गंगा जब मिलती है तो ये कहां पर मिलती है, सिर्फ आपको लोकेशन बताना है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में। तो अगला सवाल याद रखेगा, देखिए ये देव प्रयाग आपने एक पढ़ा, रुद्र प्रयाग आपने दूसरा पढ़ा, कर्ण प्रयाग दोस्तों आपने तीसरा पढ़ा। लिख लीजिए एक बार फिर से, कर्ण प्रयाग आपने पढ़ा। और कर्ण प्रयाग में क्या पढ़ा? कर्ण प्रयाग में पढ़ा कि यहां पर अलकनंदा जो नदी है ये आके पिंडार नदी से मिलती है। किससे मिलती है? पिंडार नदी से। और अभी दोस्तों आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब आप देखने जा रहे हैं विष्णु प्रयाग के बारे में। और विष्णु प्रयाग के बारे में आपने क्या पढ़ा कि पुनः यहां पर जो अलकनंदा है ये किससे मिल रही है? तो ये जो अलकनंदा है दोस्तों, अलकनंदा ये जाकर मिल रही है धौली गंगा से। किससे मिल रही है? धौली गंगा से। तो यहां पर धौली गंगा नदी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो विष्णु प्रयाग है ना, यहीं से दोस्तों NH7 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 7, वो यहीं से गुजरता है। इस एक लाइन को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि नंद प्रयाग, ये आपका 5वां प्रयाग है। अगर आप पहला दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, ये चौथा पढ़ लिए, तो ये 5वां प्रयाग है दोस्तों। इसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग जो जगह है, यहां पर किस नदी का संगम है? तो मैंने आपसे कहा ना कि एक चीज तो कॉमन है, वो है दोस्तों अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी तो हर जगह पे है, और यहां पर नंद प्रयाग से याद रखेगा, यहां पर नंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। तो इसे आप याद रखें। मंदाकिनी देखिए अलग था, नंदाकिनी अलग है, ठीक है। और ये जो नंदाकिनी नदी है ना, इसका उद्गम जो है दोस्तों ये नंदा देवी पर्वत है, ठीक है। ये कहां से निकलती है? यह नंदा देवी पर्वत से निकलती है, इसी वजह से इसका नाम नंदाकिनी पड़ गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक जो हमने पीछे मंदाकिनी नदी पढ़ा ना, यहां पर देखिए मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नाम की भारत में 2 नदियां हैं। एक नदी तो उत्तराखंड में है, एक नदी चित्रकूट के पास से बहती हुई आती है, ठीक है। वो यमुना में आके मिल जाती है करवी के पास, ठीक है। तो उसे भी आप याद रखेंगे, मंदाकिनी उसका भी नाम है। तो 2 नदियां हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। संजोग बस नाम पड़ गया, दोनों का मंदाकिनी बुलाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा केदारनाथ ये किस नदी के तट पर है? केदारनाथ दोस्तों किसे समर्पित है? तो याद रखेगा, केदारनाथ जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है, ठीक है, शिव जी को समर्पित मंदिर है। और ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखेगा, यह मंदाकिनी नदी के तट पर है, ठीक है। और मंदाकिनी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चोराबाड़ी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये केदारनाथ आश्रम या केदारनाथ जो धाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती? स्टेट की कोई बात नहीं है, ये जो गंगा नदी पर्वत से मैदान पर जब आती हैं तो कहां पर आती हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, जो अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम पर्वतीय पड़ाव है, ठीक है, पर्वतीय पड़ाव है, वो है दोस्तों ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश तक दोस्तों पर्वत पे रहती हैं। ऋषिकेश के जस्ट बाद दोस्तों हरिद्वार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? हरिद्वार। और हरिद्वार जो दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखेंगे, ये हरिद्वार में आकर ही दोस्तों पहली बार मैदानी क्षेत्र में एंट्री करती है। लेकिन हरिद्वार दोस्तों याद रखेगा, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हरिद्वार का पहले उत्तर प्रदेश में था, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन बाद में ये ऋषिकेश, उत्तराखंड, ये सब दोस्तों उत्तराखंड में, सॉरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब उत्तराखंड में चले गए। तो याद रखेंगे, हरिद्वार से ही ये अपने मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है नदी, गंगा नदी। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में सबसे बड़ी
अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी तो याद रखिएगा वह गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको सिर्फ गंगा नदी की कुल लंबाई बताऊं, ठीक है, गंगा नदी की यदि मैं यहां पर कुल लंबाई की बात करूं, तो याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, लेकिन यह कुल लंबाई है। मतलब गंगोत्री जहां भागीरथी कहते हैं इसे, वहां से लेकर के जब तक ये गंगा सागर में विलीन नहीं हो जाती वहां तक की दूरी 2525 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, अगर सवाल पूछ दे परीक्षा में कि यूपी में दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, सवाल देखिए थोड़ा सा अलग हो रहा है, गंगा नदी की लंबाई बताना लेकिन यूपी में तो 1450 किलोमीटर आप बताइएगा, कितना? 1450 किलोमीटर, ये केवल यूपी में ही सफर करती है गंगा नदी। अब आप कल्पना कीजिए कि 2500 में से 1450 तो यूपी में है, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। और इसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारी सैकड़ों नदियों को लेकर दोस्तों ये नदी चलती है। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, परीक्षा में यहां से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल करा, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, पटना यानी पाटलिपुत्र हो गए, सब दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा। अब पटना की वजह से बच्चे समझते हैं कि पटना होगा, नहीं, मैं बताऊं इन सभी शहरों में, या फिर और 2-4 शहर लिख लेते हैं तो उन सभी में याद रखिएगा कानपुर जो दोस्तों ये सबसे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों ये सबसे बड़ा शहर है। 240 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये कानपुर फैला हुआ है। आपका 240 करें भाई, उसका दोगुना कर दो, कानपुर देहात है ना, 403 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दोगुना से कम चलना, नहीं 500 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 403 वर्ग किलोमीटर ये दोस्तों कानपुर जो है इतना बड़ा क्षेत्रफल आप समझिए। वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूं, सिर्फ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ शहर है। अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है कि कानपुर गंगा के किस तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा जो कानपुर है ये गंगा के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। ठीक है, जब गंगा आती है तो उसके दक्षिणी तट पर, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बाएं या दाएं, तो चाहे दक्षिणी कहिए चाहे आप कहिए कि दाएं तट पर। ठीक है, तो दाएं तट पर बसा हुआ, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो दोस्तों किस राज्य में है? तो मैंने बताया तो कि सबसे ज्यादा लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश राज्य में है। और कितना किलोमीटर? तो 1450 किलोमीटर की यात्रा ये केवल उत्तर प्रदेश में करती नदी, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल आप बताइएगा सबसे कम लंबाई किस में है? ठीक है, सबसे कम लंबाई किस प्रदेश में है? ये एक सवाल आपके लिए रहेगा। करा गंगा नदी की, चलिए सवाल अगला आएगा, आप क्या बताएंगे? ठीक है, न्यूनतम लंबाई दोस्तों ये किस राज्य में है? तो दोस्तों बिहार से काटकर झारखंड को अलग किया गया था, याद रखेंगे झारखंड दोस्तों आपका सही जवाब होगा। ठीक है, झारखंड आपका सही जवाब होगा। झारखंड की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? झारखंड की स्थापना तो 36 उत्तर झार मतलब अंतिम में आएगा तो 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ था। और यहां से केवल ये जो नदी है गंगा नदी, ये सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर सफर तय करती है। याद रखेंगे झारखंड में ज्यादा दूर तक नहीं जाती, केवल 40 किलोमीटर में झारखंड दाग जाती है। ठीक है, कहां 1450 किलोमीटर, कहां 40 किलोमीटर। और टोटल लंबाई कितना था? तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, उसमें बांग्लादेश वाली दूरी उरी सब लेकर के कंप्लीट है, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा रामगंगा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? ठीक है, तो चलिए दोनों का नाम दोस्तों एक जैसा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी सवाल देता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? ठीक है, बूढ़ी गंगा या बड़ी गंगा। ठीक है, बूढ़ी गंगा या बड़ी गंगा, तो याद रखेंगे गंगा बड़ी गोदावरी। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गंगा की बड़ी बहन माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बड़ी गंगा या बड़ी बहन के रूप में दोस्तों जानी जाती है गंगा की। ठीक है, रामगंगा अलग है। कर रामगंगा गंगा से कहां पर मिलती है? तो दोस्तों ये कन्नौज में मिलती है। कहां पर मिलती है? कन्नौज। और कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को हम इत्र नगरी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इत्र नगरी। यहां पर दोस्तों इत्र दोस्तों बनता है, और ये परंपरा नूरजहां की माता अस्मत बेग ने शुरू किया था। ठीक है, किसने शुरू किया था? तो नूरजहां जिसका नाम क्या था? मेहरुन निशा। क्या नाम था? मेहरुन निशा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी। ठीक है, मेहरुन निशा। ठीक है, मेहरुन निशा। ठीक है, इसकी माता का नाम था, ठीक है, माता पिता जो थे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, अस्मत बेग पिता हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके द्वारा दोस्तों माता पिता के द्वारा दोस्तों यहां पर इत्र का उत्पादन किया गया था, तब से कन्नौज फेमस है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो रामगंगा नदी है ना, इसे रथवाहिनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे
पुराणों में क्या बुलाया गया है, रथ वाहिनी नदी के नाम से बुलाया गया। जैसे भागीरथी को किरात कहा गया है, उसी तरीके से रामगंगा नदी को रथ वाहिनी के नाम से जानते हैं। तो ये तथ्य भी आपको यहां पर ध्यान देना है, याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि गंगा के किनारे बसे हुए और कौन कौन से शहर हैं, तो याद रखिएगा गंगा के किनारे बसे हुए शहर में मुरादाबाद का नाम आता है, मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा, ठीक है, बड़ा फेमस जगह है, वहां बच्चे बहुत रहते हैं, ठीक है। शाहजहांपुर का नाम आता है, मात्रा गलत हो जा रही भाई, ठीक है, इसका नाम आता है शाहजहां, नोट कर सकते हैं आप सभी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। शाहजहांपुर का नाम आता है, बदायूं का नाम आता है, बदायूं का नाम आता है, हरदोई का नाम आता है, हरदोई बदायूं तो आपस में पास पास भी हैं, ठीक है। तो हरदोई का नाम आता है, बरेली का नाम आता है, ठीक है। ये सब दोस्तों, बाकी कानपुर और प्रयागराज ये सब तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा पढ़िए जो नहीं दिमाग में रहता, तो इन जगहों से भी ये गंगा नदी बहती है, इसे भी याद रखेंगे। कह रहा गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम दोस्तों मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है। बहुत बड़ी बात कर दिया, बहुत सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन आपसे कह रहा है उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम किसी मैदानी क्षेत्र में हो। तो याद रखिएगा यहां पर नाम आता है गोमती नदी का। किसका नाम आता है? गोमती नदी का, ठीक है। और ये गोमती नदी दोस्तों याद रखेंगे फुल्हर झील से निकलती है। किससे निकलती है? फुल्हर झील से निकलती है। और फुल्हर झील कहां दोस्तों? तो क्या नाम है उसका भाई? अरे बड़ा फेमस जगह लखीमपुर खीरी, ठीक है, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से निकलती, ठीक है। पीलीभीत के पास में दोस्तों लखीमपुर खीरी है, वहां से दोस्तों ये फुल्हर झील है, वहीं से दोस्तों ये गोमती नदी निकलती है, इसको याद रखेगा। और आगे चल के ये सैदपुर कैथी, सैदपुर जगह सुना होगा आपने, गाजीपुर के पास में कैथी का नाम सुना होगा, इसी के पास में आके दोस्तों ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। गंगा से इसका मुहाना है, ठीक है, और ये नदी आकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती की बात करें। जौनपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। गोमती किनारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो अभी याद रखेंगे गोमती किनारे बसा हुआ है। याद रखेंगे लखनऊ भी गोमती के किनारे है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर को दोस्तों पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर भी दोस्तों याद रखेंगे गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये सारे तथ्य आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? हमारे यहां तो गंगा कहा जाता है और पूर्व में इसे भागीरथी कहा जाता था, लेकिन बांग्लादेश में इसे क्या बुलाया जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से? बांग्लादेश में गंगा। इसी तरह से हमने बताया था आपको कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा वहां पर ब्रह्मपुत्र को क्या बुलाते हैं दोस्तों? अरे जमुना, क्या बुलाते हैं? जमुना, ठीक है, जमुना नाम से बुलाया जाता है, यमुना नहीं, जमुना। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कहां पर? बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। और इसकी राजधानी कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा ढाका राजधानी है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, ये जो क्लास चल रहा है ना पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो क्लास है जनरली सुबह के 9 बजे चलती है, ठीक है। तो आप आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, पूरी तरह से निःशुल्क है। 350 प्लस लेक्चर दोस्तों अभी तक दिया जा चुका है। 10,600 प्लस सवालों पर दोस्तों डिस्कशन हो चुका है। और ये 5 विषय विस्तार से पढ़ाए जा चुके हैं, समाप्त हो गए हैं दोस्तों। तो आप आइए, मजा खूब आएगा, इससे आपकी जीएस अच्छी तैयार हो जाएगी। और जिस किसी को हिंदी में अच्छी तैयारी करनी है वो रात को 8 बजे मिल सकता है, एकदम फिक्स टाइम है दोस्तों। रात को 8 बजे हिंदी की क्लास आती ही आती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं और कुछ और नए नए सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? विश्वासघाती नदी, ठीक है। अब देखिए विश्वासघाती नदी ये राज्य वाइज अलग अलग है। जैसे मामला अगर बिहार का हो तो बिहार में विश्वासघाती नदी कहा जाता है कोसी नदी को। मामला अगर पश्चिम बंगाल का हो, मामला कहां का हो दोस्तों? अगर मामला पश्चिम बंगाल का हो तो वहां पे दोस्तों दामोदर को माना जाता है, क्योंकि इनकी वजह से दोस्तों बाढ़ आता है, ठीक है। मामला अगर उड़ीसा का हो तो वहां महानदी की वजह से बाढ़ आता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। हालांकि यहां पर जो विश्वासघाती नदी मुझे लगता है क्योंकि मामला गंगा से संबंधित है तो गंगा की बात आती तो आप हुगली को जरूर याद रखेगा। हुगली नदी याद रखेंगे, हुगली नदी ये विश्वासघाती नदी के रूप में जानी जाती है। और हुगली कुछ और नहीं है, ये भागीरथी हुगली के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। किस नाम जानते हैं? इसे भागीरथी हुगली के नाम से जानते हैं। और हुगली के किनारे ही ये जो हुगली नदी है इसी के किनारे, हुगली नदी के किनारे
कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। ये कितना अच्छा सवाल हो गया ना। तो ये चारों पांचों विश्वासघात के नाम पे जो मैंने समझाया ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। हाँ, ठीक है। कह रहा इसका विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक है? देखिए, एक था दोस्तों जो आपने पढ़ा था नदी द्वीप। क्या पढ़ा था? एक तो आपने नदी द्वीप पढ़ा था। जब नदी द्वीप पढ़ा था तो वहां आपने माजुली का नाम पढ़ा था। किसका नाम पढ़ा था? माजुली, जिसे 2016 में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों घोषित किया गया था। यह आपके असम राज्य में स्थित है और आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। लेकिन ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यहां पर सुंदरी के वृक्षों की अधिकता है। रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों यही पाए जाते हैं। और ये जो नदी है ये हुगली और मेघना के बीच में स्थित है। कहां? हुगली एवं मेघना नदी के मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों वही दोस्तों ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो सवाल इतना घुमा फिराकर आपसे, पता है आजकल कथन कारक बना के खूब सवाल दे रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो कथन कारक में भी आपको कोई फंसा नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो भैया आप समझिए फिर आपका क्या होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा गंगा नदी के बाएं हाथ से मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन सी है? काश की ये पूछ देता कि बाएं हाथ से कौन कौन सी नदी, उससे बहुत सारी मिलती है, लेकिन आपसे अंतिम वाला पूछ रहा है कि लास्ट में दोस्तों सबसे कौन मिलती है? तो सबसे लास्ट में मिलती है दोस्तों महानंदा नदी। कौन सी मिलती है दोस्तों? महानंदा नदी। ये सबसे आखिरी में मिलती है, ये आप याद रखेंगे। बाकी अगर बाएं हाथ की बात आएगी तो याद रखेगा यहां पर रामगंगा का नाम आपको याद होगा। यहां पे दोस्तों घाघरा का नाम याद होगा। घाघरा को उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी को दूसरा नाम दे दिया। अब घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सरयू हो गया, गोमती हो गया, गंडक हो गया, गोमती हो गया, ग से गोमती, ग से गंडक, क से कोसी, ठीक है, कोसी हो गया। बाकी अंतिम में ये रामगंगा आप याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा वो तो मैं भूल गया, बाकी शारदा लिख लीजिए। शारदा नदी को ही दोस्तों काली नदी बुलाते हैं। क्या कहते हैं? काली नदी, ठीक है। तो कुछ अलग से नहीं है। ये सारी जो नदियां मैंने आपको बताया ये गंगा में बाएं तट पर मिलती हैं, बाएं हाथ से मिलती हैं, याद रखेंगे। बाकी अंतिम में सबसे आखिरी में ये महानंदा नदी दोस्तों मिलती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा कि दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, यह किसकी सहायक नदी? बंगाल का शोक कही जाने वाली जो दामोदर है ये किसकी सहायक है दोस्तों? तो यह हुगली की सहायक नदी है, ठीक है, हुगली। और हुगली नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विश्वासघाती नदी के नाम से बुलाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो दामोदर नदी है ये भारत के रूर क्षेत्र से बहती है, ठीक है, भारत के रूर क्षेत्र से दोस्तों बहती है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, हो ना हो कभी ये सवाल जो है आपसे पुट कर ले, पूछ लिया जाए। अगला सवाल देखिए, कह रहा कलकत्ता बंदरगाह है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कलकत्ता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो पुराना सवाल है, कोई दिक्कत इसमें हम लोगों ने पहले ही बातचीत कर लिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का संबंध किस नदी से है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसका संबंध गंगा नदी से है, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो यह प्रयागराज से शुरू होता है, प्रयागराज से यह मार्ग स्टार्ट होता है और हल्दिया तक आता है, ठीक है। प्रयागराज से लेकर हल्दिया, प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो याद रखेगा बंगाल, याद रखेगा बंगाल, ठीक है, बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो हल्दिया, तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया का जो रूट है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है, यह आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था? ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रीय पक्षी होता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पशु बहुत लोग कहते हैं शेर, शेर नहीं है दोस्तों, क्योंकि शेर हर जगह नहीं पाया जाता है, तो याद रखेंगे बाघ को माना गया, बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु हमारा, याद रखेंगे। उसी तरह से यहां पूछा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ये दर्जा उसे बहुत बाद में चल के मिला दोस्तों। कब मिला? तो याद रखेंगे वर्ष 2008 में, ठीक है, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, जब यूपीए की सरकार चल रही थी, ठीक है।
आगे कह रहा है कि गंगा एवं यमुना को जीवित मानव का दर्जा ये किस न्यायालय ने दिया है? दोस्तों एक हाई कोर्ट है, ये स्थित है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि ये नदियां भी उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि यह एक व्यक्ति के समान है। जैसे एक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, उसी तरह से इन्हें भी जीवित मानव की संज्ञा दिया गया है। और आपसे पूछ सकता है कि कब ऐसा कहा था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, तो याद रखेगा वर्ष 2017 में ही इन्हें जो है जीवित मानव का दर्जा दिया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु गंगा एक्शन प्लान दोस्तों शुरू किया गया। और ये एक्शन प्लान कब लाया गया था? तो बहुत पुराना दोस्तों, 1986 में ही ये एक्शन प्लान लाया गया, लेकिन ये एक्शन फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। फेल भी ना कहिए, फ्लॉप कहिए, क्योंकि गंगा नदी जिसे हम अपनी माता मानते हैं, इतनी शुद्ध पवित्र नदी, आप देखिए आप वेद पुराण हर जगह इसकी महत्व को बताया गया है, उसके बाद भी ये इतनी गंदी है, ये कल्पना से परे है, ठीक है। तो याद रखिए फिलहाल 1986 में एक गंगा एक्शन प्लान लाया गया, लेकिन मुझे लगता है सब व्यर्थ, ठीक है। आगे देखिए नमामि गंगे परियोजना, परियोजना पे परियोजना तो स्टार्ट होती रहती है। जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो मोदी जी ने नमामि गंगे योजना दोस्तों स्टार्ट किया, क्योंकि वाराणसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो चुनाव लड़ने के बाद दोस्तों बनास को एकदम साफ सुंदर बनाना था, तो वहीं से दोस्तों इन्होंने यह घोषणा किया 2014 में। मई में सरकार बनी थी और जून में जाकर, मतलब मई में चुनाव हुआ था, मई 2014 में, और जून में जाकर दोस्तों यह नमामि गंगे योजना आ गई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती? वाह भाई वाह, क्या सवाल किया। अभी अगर हम बात करें दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई तो आपने पढ़ा दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो हमने पढ़ा 1450 किलोमीटर, यानी 1450 किलोमीटर। और कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसके दो जवाब हैं। कहीं कहीं पे लिखा है दोस्तों 27 जिलों से बहती है, और कहीं कहीं पे लिखा है 28 जिलों से बहती है। सर क्या माना जाए? मेरे हिसाब से तो 28 मान लो, ठीक है, लेकिन 27 भी परीक्षा मिल सकता है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक फैला दोस्तों ये सभी जिला? तो याद रखेगा बिजनौर से कहानी शुरू होती है, बिजनौर से लेकर बलिया तक, बिजनौर से लेकर बलिया तक ये माना जाता है, ठीक है। तो ये आप उत्तर आप ध्यान में रखिएगा। बढ़िया सवाल दे दिया, इसे भी अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कर गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर, तो याद रखिएगा गंगा नदी का वाटर टावर दोस्तों नेपाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? नेपाल को माना जाता है। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे, कब, कहां, ठीक है, कुछ जवाब नहीं दोस्तों। निकलती है गंगा नदी गंगोत्री से, जिसे हम गोमुख कहते हैं, वहीं पर ग्लेशियर भी है, लेकिन याद रखेंगे यहां पर वाटर टावर जो कहा गया वो नेपाल को कहा गया, और यही आपका जवाब भी है, ठीक है। करा हुगली एवं भागीरथी। एक चीज और बताऊं दोस्तों, यहां पर एक मुद्दा मुझे आपको बताना है, वितरिका। समझिएगा वितरिका क्या होता है? तो वितरिका मतलब होता है कि जब कभी मुख्य नदी की धारा टूट कर अलग अलग बहने लगती है, तब उसी को क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। लेकिन वह धारा वापस मुख्य नदी में न मिले, ये दोस्तों कंफर्म कर लीजिएगा। धारा टूटती तो है, लेकिन अब पता चला यहां धारा टूटी, 5-10 किलोमीटर बाद जाके मिल गई, नहीं, उसे हम वितरिका नहीं कहते। वितरिका कब होगा? जब ये धारा टूटे लेकिन मिले ना। तो गंगा नदी की जो धारा दोस्तों वो अभी दो भागों में टूट जाती है, गंगा नदी की धारा दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों कौन कौन सी धारा टूटती है? एक धारा हुगली है, और एक धारा को पुनः भागीरथी के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? ये गंगा नदी की धारा दो भागों में टूट गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये टूटती कहां पर दोस्तों? तो ये टूटने का जो काम है ये हुआ दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा दो हिस्सों में टूट जाती है, और इसमें से जो मुख्य शाखा है भागीरथी, ये कहां चली जाती है? भागीरथी ये कहां चली जाती है? ये जाती बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश में पहुंचती है, अब इसे क्या बुलाया जाता है? पद्मा, ठीक है, इसे क्या बुलाया जाता है? पद्मा। और हुगली के नीचे कलकत्ता बंदरगाह आप देख ही रहे हैं, कहिए नहीं देख रहे हैं? ठीक है, पूरा पिक्चर दिखा दिया, आप कह रहे नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए मन की आंखों से देखिए, सब दिखेगा। अगला सवाल, कह रहा सिंध व गंगा अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजन का
कारण क्या है, ठीक है। कह रहा एक तरफ सिंध नदी अपवाह तंत्र है, दूसरी तरफ गंगा नदी अपवाह तंत्र है, इन दोनों के विभाजन का कारण क्या दोस्तों, जल विभाजन का कारण यहां इनके बीच में पोतवार का पठार है। क्या दोस्तों, पोतवार का पठार है। यही पोतवार का पठार के एक तरफ, यानी अगर आप बात करें पश्चिम की तरफ, पश्चिमी हिस्से में, तो वहां सिंधु नदी तंत्र देखने को मिलती है। अगर आप बात करेंगे पूर्व हिस्से की, तो यहां पर गंगा नदी तंत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बीच में क्या है, पोतवार का पठार। खास करके पोतवार के पठार का विस्तार पाकिस्तान में जो वो है आपका मरुस्थली क्षेत्र और इधर राजस्थान वाला, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यही दोस्तों पोतवार के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा ये किस नाम से जानी जाती है। आगे चल के यही जो गंगा है दोस्तों, अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों की जो संयुक्त धारा है, अब इसे ही दोस्तों आगे चल के मेघना बुलाया जाता है, ठीक है, मेघना। जबकि आप अलग अलग देखेंगे, अगर अलग अलग देखेंगे तो आप देखते हैं कि गंगा को पद्मा कह दिया गया है और ब्रह्मपुत्र को क्या कह दिया गया है, जमुना कह दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तभी दोस्तों मेघना का जन्म होता है, ठीक है, मेघना नदी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्लास भी समाप्त हो गई। बड़े अच्छे टाइम पे जो है हैप्पी एंडिंग वाली सीन होती है ना, कि अच्छे से चैप्टर भी समझ में आ जाता है और पूरी चीजें तैयार भी हो जाती है। देखिए जुड़े रहिए स्टडी 91 के साथ, फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। और आप ये सोचिए कि आज हम लोग इतने आगे आए, 354 लेक्चर हमारा हो गया, ठीक है। अभी भी समय है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िए। हमने इसी तरह से आपको एक एक विषय पढ़ा है, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत से, ठीक है, और आराम से, शालीनता के साथ। ऐसा नहीं कि आया और फटाफट जो कुछ भी पढ़ाना शुरू कर। आप पढ़िए जाकर वीडियो, आपको मजा बहुत आएगा। ऐसे विषय जो मैं पहले कॉपी पे पढ़ाता था, ये उनके नोट्स हैं, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी का भी नोट्स है, आप लीजिए, इसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो दे रहा हूं दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ये वेबसाइट एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जा रहा है, तो वहां से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।